ठंड का मौसम था। हवा इतनी तेज थी कि मानो हड्डियों को चीर दे। पूरे सोनपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके हुए थे। लेकिन गांव के एक कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी के अंदर का हाल बहुत बुरा था। घर था माधव का। छत से टपकती हुई ओस और दीवारों में दरारें इस ठंड को और जानलेवा बना रही थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है माँ। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। माँ, कुछ करो ना, मुझे भूख भी लगी है। बस बेटा, बस थोड़ी देर और रुक जा। तेरे बापू अभी आते ही होंगे। वो जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तू रो मत मेरे लाल। अगर तू रोएगा तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। माँ, कल भी बापू खाली हाथ आए थे। आज भी अगर वो कुछ नहीं लाए तो? पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। ऐसा लग रहा है चूहे दौड़ रहे हैं। कुसुम के पास अपने बेटे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। घर के एक कोने में चूल्हा तो था, लेकिन वो पिछले 2 दिनों से ठंडा पड़ा था। न लकड़ी थी जलाने को, न अनाज था पकाने को। तभी दरवाजे की चरमराती हुई आवाज आती है और माधव अंदर आता है। माधव के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। आप आ गए? कुछ मिला? क्या हुआ? आप इतना कांप क्यों रहे हैं? नहीं कुसुम, आज भी कुछ नहीं मिला। इतनी ठंड में कोई लकड़ी खरीदने को तैयार ही नहीं है। सब अपने घरों में बंद है और जंगल की लकड़ियां इतनी गीली हैं कि वो जलेंगी ही नहीं। मैं हार गया हूँ कुसुम। ऐसा मत बोलिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? देखिए गोलू की हालत, उसका बदन तप रहा है। अगर आज रात हमने आग नहीं जलाई और उसे कुछ खिलाया नहीं तो अनहोनी हो जाएगी। जानता हूँ कुसुम, सब जानता हूँ। एक पिता होकर भी मैं कितना लाचार हूँ। धिक्कार है मेरी ऐसी जिंदगी पर, जो अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी और गर्मी नहीं दे सकता। सुनिए, एक रास्ता है। आप बड़े भैया जगन के पास क्यों नहीं जाते? वो तो इतने अमीर हैं। उनके पास तो गोदाम भरा पड़ा है लकड़ियों और अनाज से। वो आपके सगे भाई हैं। इस मुश्किल वक्त में मना नहीं करेंगे। जगन, वो मेरा भाई सिर्फ नाम का है कुसुम। तुम तो जानती हो, जब पिताजी गुजरे थे तो उसने कैसे धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली थी और हमें इस टूटी झोपड़ी में फेंक दिया था। वो मुझे फूटी कौड़ी नहीं देगा। मैं जानती हूँ, लेकिन अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपनी इज्जत को एक तरफ रख दीजिए। बस गोलू के चेहरे को देखिए। शायद उनके दिल में थोड़ी दया बची हो। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? ठीक है कुसुम, तुम सही कह रही हो। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अगर मुझे जगन के पैरों में भी गिरना पड़े तो मैं गिरूंगा। मैं अभी जाता हूँ। माधव भारी कदमों से अपनी आत्मसम्मान को कुचलकर अपने अमीर भाई जगन की हवेली की तरफ निकल पड़ता है। बाहर तूफानी हवाएं चल रही थी, लेकिन माधव के दिल में अपने बेटे को बचाने की आग जल रही थी। माधव चलते चलते जगन की विशाल हवेली के सामने पहुंचता है। हवेली के अंदर से गर्म रोशनी आ रही थी और पकवानों की खुशबू माधव की नाक में दम कर रही थी। माधव ने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। भाई साहब, जगन भैया, दरवाजा खोलिए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है। सामने जगन खड़ा था, जिसने एक मोटा ऊनी शॉल ओढ़ा हुआ था और हाथ में गर्म दूध का गिलास था। जगन ने माधव को ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा। अरे, ये कौन आ गया सुबह सुबह? ओहो, तुम माधव, क्या बात है? आज रास्ता कैसे भूल गया? या फिर भीख मांगने आया है? भैया, मैं भीख मांगने नहीं आया। बस थोड़ी मदद चाहिए। गोलू बहुत बीमार है। घर में खाने को एक दाना नहीं है और ठंड से हम सब मर जाएंगे। बस थोड़ी सी सूखी लकड़ियां और मुट्ठी भर अनाज दे दो। मैं वादा करता हूं, जैसे ही मौसम खुलेगा मैं आपकी एक एक पाई मेहनत करके चुका दूंगा। सुन रही हो चमेली?
जरा बाहर आओ, देखो हमारा ईमानदार भाई क्या कह रहा है। चमेली अंदर से आती है, मुंह में पान चबाते हुए। अरे हिर आ गया, मैंने तो पहले ही कहा था, इन गरीबों की आदत ही होती है हाथ फैलाने की। क्यों जी, क्या मांग रहा है अब ये? कह रहा है उधार चाहिए, चुका देगा। अरे माधव, तेरी हैसियत क्या है जो तू मेरा उधार चुकाएगा? 2 दिन की रोटी का तो ठिकाना नहीं है तेरा, और तू मुझसे लकड़ियां मांग रहा है। मेरी लकड़ियां बाजार में ऊंचे दाम पर बिकती हैं, मुफ्त में बांटने के लिए नहीं है। भैया, मैं मुफ्त में नहीं मांग रहा। मैं आपके खेतों में मजदूरी कर लूंगा, आपके घर का सारा काम कर दूंगा। बस आज मेरे बच्चे की जान बचा लो, वो ठंड से मर जाएगा। भैया, आप तो ताऊ लगते हो उसके, कुछ तो रहम करो। खबरदार जो रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं है। तू एक नालायक और दरिद्र है, निकल जा यहां से। अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दिखा तो कुत्तों से नोचवा दूंगा। सही कह रहे हैं। और सुन माधव, अगर तुझे लकड़ियां चाहिए ही तो वो सामने काली घाटी वाला जंगल है ना, वहाँ क्यों नहीं जाता? सुना है वहाँ बहुत पुरानी और सूखी लकड़ियां मिलती हैं। काली घाटी? भाभी, आप तो जानती हैं, वो शापित जंगल है। वहाँ जंगली जानवर और अजीबोगरीब खतरा है। वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। आप मुझे मौत के मुंह में क्यों भेज रही हैं? मर जा, यहां मेरे दरवाजे पर खड़े होकर मेरा दिमाग मत खा। या तो उस जंगल में जा, या फिर अपने परिवार के साथ ठंड में ठिठुर कर मर जा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल यहां से। जगन ने जोर से दरवाजा माधव के मुंह पर बंद कर दिया। धड़ाम की आवाज ने माधव के दिल के टुकड़े कर दिए। माधव वहीं जमीन पर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन फिर उसे गोलू का चेहरा याद आया। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। जगन भैया ने सही कहा, अगर मुझे अपने परिवार को बचाना है तो मुझे खतरा उठाना ही होगा। मैं काली घाटी जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। माधव ने अपना पुराना कुल्हड़ा उठाया और गांव के दूसरी तरफ स्थित काली घाटी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंच रहा था, हवाओं की आवाज और भी डरावनी होती जा रही थी। वहां के पेड़ काले और सूखे थे, मानो वर्षों से वहां सूरज की रोशनी न पड़ी हो। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मैं ये सब लालच के लिए नहीं, अपनी मजबूरी के लिए कर रहा हूँ। यहाँ तो इतनी खामोशी है कि अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही। माधव जंगल के अंदर घुसता गया। उसे सूखी लकड़ियां तो दिख रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन लकड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर वहां सजाया हो। माधव ने एक बड़े पेड़ के पास जाकर अपनी कुल्हड़ी उठाई। चलो, ये पेड़ काफी सूखा लग रहा है। इसकी लकड़ियां मेरे परिवार को हफ्तों तक गर्मी देंगी। जैसे ही माधव ने पहला वार पेड़ पर किया, खट, जंगल में अजीब सी गूंज हुई। तभी माधव की नजर पास ही पड़ी एक झाड़ी के पीछे गई। वहां कुछ चमक रहा था, बर्फ और सूखी पत्तियों के बीच कुछ सुनहरा सा। अरे, वो क्या है? इतनी अंधेरी जगह में रोशनी कैसी? माधव ने लकड़ी काटना छोड़ा और धीरे धीरे उस चमकती हुई चीज की तरफ बढ़ा। उसने झाड़ियों को हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक पुराना लेकिन बेहद कीमती दिखने वाला संदूक पड़ा था। उस पर राजसी मुहर लगी थी। ये तो कोई खजाना लगता है, लेकिन ये यहाँ इस वीराने में कैसे आया? ये तो बहुत भारी है। अगर इसमें सोना हुआ तो? माधव का मन एक पल के लिए डोल गया। उसने सोचा कि अगर वो इसे ले ले तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। वो जगन के मुंह पर तमाचा मार सकता है। लेकिन तभी उसके पिता की दी हुई सीख उसे याद आ गई। नहीं माधव, ये तेरा नहीं है। पराए धन पर हक जमाना पाप है। मेरे बापू ने कहा था, ईमान की सूखी रोटी बेईमानी की खीर से 1000 गुना बेहतर है। लेकिन गोलू, वो भूख से मर रहा है। माधव बहुत बड़ी दुविधा में था। एक तरफ उसका ईमान था और दूसरी तरफ उसकी मजबूरी।
उसने संदूक को खोलने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा कि वो इसे राजा के पास ले जाएगा, शायद राजा उसे ईमानदारी का कुछ इनाम दे दे। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। तो आखिरकार तुम्हें ये मिल ही गया, लकड़हारे। कौन है वहाँ? सामने आओ। पैरों के पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसके हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लाठी थी। डरो मत बेटा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। मैं देख रहा था कि तुम काफी देर से लकड़ियां काटने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हें इस संदूक तक ले आई। बाबा प्रणाम। मैं तो बस लकड़ी लेने आया था। मुझे नहीं पता ये संदूक किसका है। मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे मूर्ख, जानती हो इस संदूक में क्या है? इसमें इतना सोना और हीरे हैं कि तेरा पूरा गांव 7 पुश्तों तक बैठकर खा सकता है। इसे उठा और भाग जा। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। भगवान ने तेरी गरीबी देखकर ही तुझे ये दिया है। नहीं बाबा, ये मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है उसे मैं अपने घर कैसे ले जा सकता हूँ? अगर मैंने इस चोरी के धन से अपने बच्चे को खाना खिलाया तो वो खाना उसके पेट में जहर बन जाएगा। मुझे बस लकड़ियां चाहिए। सोच ले माधव, घर पर बीवी बच्चे भूखे हैं। क्या तू उन्हें ये संदूक दिखाकर खुश नहीं करना चाहता? दुनिया में ईमानदारी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। पेट की भूख के सामने सब सिद्धांत झूठे पड़ जाते हैं। पेट की भूख मिट जाएगी बाबा, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आज मेरा ईमान मर गया तो मैं अपनी नजरों में कभी नहीं उठ पाऊंगा। मैं इस संदूक को राजा साहब के पास पहुंचाऊंगा। वही इसके असली मालिक हैं, क्योंकि इस पर राजमुहर लगी है। ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो ले जा इसे, लेकिन याद रखना, ये जंगल खतरों से खाली नहीं है, और कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। धन्यवाद बाबा। आप भी इस ठंड में यहाँ मत रहिए, गांव चलिए मेरे साथ। तू जा बेटा, मेरा समय अभी नहीं आया। माधव ने अपनी कुल्हाड़ी एक हाथ में पकड़ी और दूसरे हाथ से उस भारी संदूक को उठाया। माधव भारी कदमों से वापस गांव की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि जंगल के किनारे पर कोई और भी उसकी ताक में खड़ा था। वो उसका लालची भाई जगन था, जो उसके पीछे आया था। माधव जैसे ही जंगल से बाहर निकला, पसीने से लथपथ लेकिन चेहरे पर संतोष लिए हुए, अचानक जगन और उसका नौकर कालू उसके सामने आ खड़े हुए। अरे वाह वाह भाई माधव, मैं तो तुझे बेवकूफ समझता था, लेकिन तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मैंने तुझे मरने भेजा था और तू खजाना लेकर आ गया। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मालिक, देख रहे हैं, शाही संदूक है। पक्का इसमें सोने की मोहरें होंगी। आज तो आपकी लॉटरी लग गई। ला, ये संदूक मुझे दे दे। मैं तेरा बड़ा भाई हूं, घर का मुखिया हूं। ऐसी कीमती चीजों की देखभाल करना मेरा हक है। तू बच्चा है, इसे संभाल नहीं पाएगा। नहीं भैया, ये न मेरा है न आपका, ये राजा का है। इस पर राजमुहर लगी है। मैं इसे सीधा राजमहल जमा कराने जा रहा हूं। बे ओ हरिश्चंद्र की औलाद, दिमाग खराब है तेरा? राजा को देगा? राजा के पास पहले ही बहुत धन है। ये भगवान ने हमें दिया है, आधा मेरा आधा तेरा। बोल मंजूर है? देख, इससे तू अमीर हो जाएगा। तेरा गोलू रजाई में सोएगा, घी रोटी खाएगा। भैया, मैंने कहा ना, मुझे ये पाप नहीं करना। गोलू भूखा रह लेगा, लेकिन चोरी का नहीं खाएगा। हटिए रास्ते से। कालू, पकड़ इस नालायक को। आज मैं इसे बताता हूं कि बड़े भाई की बात टालने का क्या अंजाम होता है। छीन ले इससे संदूक। कालू ने झपट्टा मारकर माधव को पकड़ लिया। माधव कमजोर था, लेकिन उसने संदूक को कसकर पकड़ रखा था। छोड़ो मुझे। कालू, ये गलत है। भैया, आप पाप कर रहे हैं। पाप और पुण्य अमीरों के चोचले हैं माधव। मुझे ये संदूक चाहिए, मतलब चाहिए। जगन माधव के हाथ से संदूक खींचने लगा। छीना झपटी में माधव गिर पड़ा। उसका सिर एक पत्थर से टकराया, जिससे खून निकलने लगा।
लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। छोड़ो मुझे, कालू, ये गलत है। भैया, आप पाप कर रहे हैं। तो जान ही दे दे। जगन ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और माधव के सिर पर मारने ही वाला था कि तभी घोड़ों की टाप सुनाई दी। टप 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 टप। वो घुड़सवार स्वयं राजा रणजीत सिंह और उनके सैनिक थे, जो उसी बूढ़े व्यक्ति की सूचना पर वहां आए थे। राजा ने घोड़ा रोका और अपनी तलवार निकाली। रुक जाओ, ये क्या हो रहा है यहाँ? एक निहत्थे पर वार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? राजा रंजीत सिंह की कड़कड़ाती आवाज सुनकर जगन के पसीने छूट गए। उसके हाथ से लकड़ी छूटकर गिर गई। राजा अपने सफेद घोड़े से नीचे उतरे। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उनके पीछे 10 हथियारबंद सैनिक खड़े थे। कालू तो डर के मारे एक पेड़ के पीछे दुबक गया। क्या नाम है तुम्हारा और यह दुष्ट तुम पर हमला क्यों कर रहा था? महाराज, मेरा नाम माधव है और ये मेरे बड़े भाई जगन है। महाराज की जय हो। अन्नदाता, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस अपने छोटे भाई की मदद कर रहा था। ये संदूक भारी है ना, तो मैंने सोचा इसे उठा लूं। ये तो गिर गया था, इसलिए चोट लग गई। क्यों माधव, सही कह रहा हूं ना मैं? मदद? मैंने अपनी आंखों से देखा तुम इसके सिर पर वार करने वाले थे। और यह संदूक, यह तुम्हारे पास कहां से आया? महाराज, ये मुझे काली घाटी के जंगल में मिला। मैं लकड़ियां काटने गया था। इस पर राजमुहर लगी है, इसलिए मैं इसे आपके पास ही ला रहा था। लेकिन भैया इसे खुद रखना चाहते थे। झूठ, सफेद झूठ महाराज। ये संदूक मेरा है, हमारे पूर्वजों का है। ये माधव इसे चुराकर भाग रहा था। मैं तो अपनी पुश्तैनी जायदाद बचाने आया था। ये चोर है महाराज, चोर। खामोश। किसका सच है और किसका झूठ, इसका फैसला यहाँ जंगल में नहीं, कल सुबह राजदरबार में होगा। सेनापति। जी महाराज। इस संदूक को शाही खजाने में जमा कराओ और इन दोनों को कल सुबह दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। और हाँ, अगर कल तुम नहीं आए जगन, तो तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। जी महाराज, मैं जरूर आऊंगा। आखिर ये मेरे पूर्वजों का संदूक है। और तुम्हें इलाज की जरूरत है। यह लो, इलाज करवा लेना और अपने बच्चे के लिए भोजन ले जाना। यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम नहीं, बल्कि तुम्हारी चोट का हर्जाना है। इनाम का फैसला कल होगा। राजा और उनकी सेना संदूक लेकर चले गए। जगन ने माधव को एक जहरीली नजर से देखा और अपने नौकर कालू के साथ वहां से चला गया। माधव ने वो सिक्के मुट्ठी में भींचे और लंगड़ाते हुए घर की ओर भागा। उसके पास राजा का दिया हुआ वचन था और मुट्ठी भर उम्मीद। रात और गहरी हो चुकी थी। कुसुम दरवाजे पर बैठी माधव की राह देख रही थी। गोलू अब भी ठंड से सिकुड़ा हुआ सो रहा था। तभी माधव अंदर आया। उसके माथे पर जमा हुआ खून और फटे कपड़े देखकर कुसुम की चीख निकल गई। हे भगवान, ये क्या हालत बना ली आपने? ये खून, किसने मारा आपको? आप तो लकड़ी लाने गए थे। घबरा मत कुसुम, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी खरोंच है। देख मैं क्या लाया हूँ। माधव ने अपनी जेब से राजा के दिए हुए सोने के सिक्के और जंगल से लाई हुई सूखी लकड़ियां जमीन पर रख दी। सोने के सिक्कों की खनक सुनकर कुसुम की आंखें फटी रह गई। ये सोना आपने कहीं चोरी तो नहीं की? सच बताइए। नहीं पगली, तेरे पति का सिर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। ये राजा साहब ने दिए हैं। माधव ने कुसुम को जंगल की सारी घटना बताई। संदूक का मिलना, जगन का हमला और राजा का आना। कुसुम की आंखों से आंसू बह निकले, दुख के नहीं बल्कि गर्व के। मुझे पता था कि आपकी अच्छाई ही एक दिन हमें बचाएगी। लेकिन मुझे बड़े भैया से डर लग रहा है। वो बहुत पहुंच वाले हैं। कल दरबार में वो आपको झूठा साबित करने के लिए कुछ भी करेंगे। करने दे उन्हें, सांच को आँच क्या। अब तू जल्दी से आग जला और इन सिक्कों से पास वाले वैद्य जी से दवाई और हलवाई से गोलू के लिए गम दूध ले आ।
आज हमारा बेटा भूखा नहीं सोएगा। उस रात माधव की झोपड़ी में आग जली, घर गर्म हुआ। गोलू ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन माधव की आंखों में नींद नहीं थी। उसे चिंता थी कल की। वो जानता था कि जगन चुप नहीं बैठेगा, और उसकी चिंता जायज थी, क्योंकि उधर हवेली में एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। जगन अपनी हवेली के बड़े कमरे में गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। कालू कोने में खड़ा कांप रहा था। जगन ने मेज पर रखा कांच का गिलास जमीन पर दे मारा। बेवकूफ, नालायक, एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। अगर तूने उसे कस के पकड़ा होता तो मैं संदूक लेकर भाग गया होता। अब मामला राजा के पास पहुंच गया है। मालिक, गलती हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? राजा तो बहुत सख्त हैं। अगर पता चला कि हम झूठ बोल रहे हैं तो कोड़ों से मरवा देंगे। पता तब चलेगा ना जब कोई सच बोलेगा। राजा न्याय करते हैं सबूतों पर, और सबूत खरीदे जा सकते हैं। मतलब ये कि कल दरबार में साबित होगा कि वो संदूक मेरा है। कालू के पास जाकर सुन, अभी जा और गांव के उस बूढ़े मुनीम को बुला कर ला। उसे कह कि अगर वो गवाही देगा कि उसने मेरे दादाजी के पास वो संदूक देखा था तो मैं उसका सारा कर्जा माफ कर दूंगा। और हाँ, 2-4 गवाह और तैयार कर जो कहें कि माधव एक नंबर का जुआरी और चोर है। वाह मालिक, क्या दिमाग है। माधव की ईमानदारी की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। माधव को लगता है कि सच्चाई उसे बचा लेगी। कल मैं उसे भरे दरबार में इतना सलील करूंगा कि वो गांव छोड़कर भाग जाएगा, और वो शाही खजाना वो तो मेरा होकर ही रहेगा। रात के अंधेरे में झूठ और फरेब का जाल बुना जा रहा था, और उधर माधव भगवान के भरोसे बैठा था। सुबह होने वाली थी, जो माधव की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लाने वाली थी। अगला दिन राजा रणजीत सिंह का दरबार खचाखच भरा हुआ था। गांव के लोग, मंत्री और दरबारी अपनी अपनी जगह मौजूद थे। दरबार के बीचों बीच एक ऊंचे स्थान पर वो रहस्यमयी संदूक रखा था। एक तरफ माधव खड़ा था, सिर झुकाए हुए। दूसरी तरफ जगन खड़ा था, नए कपड़े पहने, तना हुआ और आत्मविश्वास से भरा हुआ। कार्यवाही शुरू की जाए। जगन, तुम दावा करते हो कि यह संदूक तुम्हारा है? जी अन्नदाता, ये संदूक मेरे परदादा सेठ धनीराम का है। बरसों पहले ये चोरी हो गया था। कल जब मैंने इसे माधव के पास देखा तो पहचान गया। मैंने इसे वापस मांगा तो इसने मुझे मारने की कोशिश की। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत है महाराज, ये देखिए, हमारे पुराने मुनीम जी और गांव के 2 प्रतिष्ठित लोग ये गवाही देंगे। जगन के खरीदे हुए गवाहों ने एक एक करके झूठ बोला। मुनीम ने कहा कि उसने बचपन में ये संदूक जगन के घर देखा था। दूसरे गवाह ने कहा कि माधव अक्सर जुआ खेलता है और उस पर बहुत उधारी है। ये सुनकर पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग माधव को शक की नजर से देखने लगे। माधव की आंखों में आंसू आ गए। माधव, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? महाराज, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। मैं जुआ नहीं खेलता। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास कोई गवाह नहीं है। मेरा गवाह सिर्फ मेरा ईमान है और वो बूढ़ा बाबा जो मुझे जंगल में मिला था। बूढ़ा बाबा? महाराज, ये पागल हो गया है। जंगल में कोई नहीं रहता। ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। तभी दरबार के मुख्य द्वार से एक तेज आवाज आई। ठहरिए, गवाह मैं हूँ। सबकी नजरें दरवाजे की ओर घूमी। वहाँ वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जो माधव को जंगल में मिला था, लेकिन आज उसने फटे कपड़े नहीं पहने थे। आज वो भगवा वस्त्र में था और उसके चेहरे पर गजब का तेज था। उसे देखते ही राजा रणजीत सिंह अपने सिंहासन से खड़े हो गए। राजगुरु, आप? पूरा दरबार सन्न रह गया।
जिसे माधव भिखारी समझ रहा था, वो राज्य के राजगुरु देवदत्त थे। राजगुरु धीरे धीरे चलते हुए दरबार के बीच में आए। हाँ राजन, मैं ही उस जंगल में तपस्या कर रहा था और मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस माधव ने भूख से तड़पते हुए भी इस संदूक को खोलने से मना कर दिया और इस जगन ने इसने अपने ही भाई की हत्या करने की कोशिश की। महाराज, ये बाबा झूठ बोल रहे हैं। ये माधव से मिले हुए हैं। खामोश जगन, राजगुरु पर आक्षेप लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इनका एक शब्द तुम्हारे 100 गवाहों पर भारी है। जगन का पूरा खेल बिगड़ता नजर आ रहा था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। महाराज, क्षमा करें। हो सकता है बाबा ने अंधेरे में कुछ और देखा हो, लेकिन संदूक तो मेरा ही है। अगर ये मेरा नहीं है तो माधव का भी नहीं है। ये शाही संदूक है, तो इस पर मेरा भी हक बनता है, खोजने वाले के नाते। बात तो तर्क की है। संदूक किसका है यह अभी सिद्ध नहीं हुआ। यह संदूक साधारण नहीं है। इसे खोलने की चाबी किसी के पास नहीं है। राजा ने एक अनोखी घोषणा की। उन्होंने कहा कि असली वारिस वही होगा जो बिना खोले बता सके कि इसके अंदर क्या है, या फिर इस संदूक को खोल सके। जगन, अगर ये तुम्हारे पूर्वजों का है तो बताओ इसके अंदर क्या है? जी, इसके अंदर सोने के सिक्के हैं और हीरे के हार हैं। हाँ, बहुत सारे हीरे हैं। ठीक है माधव, तुम बताओ इसके अंदर क्या है? महाराज, मुझे नहीं पता। मैंने इसे कभी खोलकर नहीं देखा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। सच बोलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन फैसला अभी बाकी है। राजगुरु, क्या आप इस संदूक का रहस्य जानते हैं? राजन, इस संदूक के ऊपर एक प्राचीन पहेली लिखी है। जो इस पहेली को सुलझा लेगा, संदूक उसी का होगा, और जो गलत जवाब देगा उसे उम्र कैद मिलेगी। ये सुनते ही जगन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उम्र कैद? वो पीछे हटने लगा। पहेली पढ़ो राजगुरु। पहेली है, मैं वो हूं जो बांटने से बढ़ता है, लेकिन अगर छिपाओ तो सड़ जाता है। अमीर मुझे खरीद नहीं सकता और गरीब मुझे बेच नहीं सकता। बताओ मैं क्या हूं? पूरा दरबार शांत हो गया। जगन माथे का पसीना पोंछ रहा था। उसे सिर्फ सोना चांदी समझ आता था, पहेलियां नहीं। ये अनाज है या पैसा? नहीं, जमीन। गलत, बिल्कुल गलत। अब तुम्हारी बारी माधव। अगर तुमने सही जवाब दिया तो संदूक के अंदर जो भी है उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा, और अगर गलत दिया तो तुम भी जगन के साथ जेल जाओगे। सोच समझकर बोलना। बोलो माधव। माधव ने आंखें बंद की। उसने अपने पिता की बातों को याद किया। अमीर खरीद नहीं सकता, गरीब बेच नहीं सकता। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी, अपना बच्चा और अपनी ईमानदारी का संघर्ष आ गया। उसने आंखें खोली। महाराज, क्या मैं जवाब दूं? महाराज, इसका उत्तर ज्ञान और ईमानदारी, या फिर विद्या। क्योंकि ज्ञान और ईमानदारी बांटने से बढ़ती है, छिपाने से व्यर्थ हो जाती है। इसे कोई धन से खरीद नहीं सकता। माधव का जवाब सुनते ही संदूक के अंदर से एक हल्की खट की आवाज आई, मानो कोई अदृश्य ताला खुल गया हो। राजगुरु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सत्य वचन, संदूक खुल गया है। ऐसे ही संदूक का ढक्कन उठाया गया। दरबार में बैठी हर आंख फटी रह गई। उसके अंदर सोना नहीं था, चांदी नहीं थी। उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर जगन के होश उड़ गए और राजा भी हैरान रह गए। आखिर संदूक में ऐसा क्या था? क्या माधव की मुसीबतें खत्म होंगी या ये किसी नई मुसीबत की शुरुआत है? ये जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।